Class 12th Political Science Chapter 2. Today's topic is why did the Soviet Union disintegrated? In the previous video we covered the topic Gorbachev and the disintegration. In today's video we will try to understand the reasons behind the disintegration of the second most powerful nation or the union, which was the Soviet Union or the USSR. This topic will cover the page number 20, page number 21, 22 and a paragraph from page number 23 of your NCERT book chapter 2. Let us understand the topic with the help of notes from page number 35. Why did the Soviet Union disintegrated? Here I marked some points. There are many reasons, but if we need to shortlist few of them or the very important of them, so they are here. The first one is the crisis in the socialist bloc, यानी कि सोशलिस्ट ब्लॉक में टाइम के साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी, जिसकी वजह से मेंबर नेशंस ने सोवियत यूनियन के साथ काम करने से मना कर दिया. सेकेंड पॉइंट, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स. आपको याद होगा हम लोगों ने जब प्रीवियस टॉपिक में गोर्बाचेव की पॉलिसीज़ पढ़ी थी, हमने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस की बात की है, रिफॉर्म्स की बात की है, और वहाँ पर हम लोगों ने पेट्राइस्का और गैलेस्टनोस्त नाम से दो पॉलिसीज़ के बारे में बात की थी. नेक्स्ट इज पॉलिटिकल अनअकाउंटेबिलिटी. वी ऑलरेडी हैड सीन दैट कि किस तरह से धीरे धीरे करके जो सिस्टम है बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव बनता गया, डोमिनेट करना स्टार्ट हो गया, और लोगों के पास जो थोड़ा बहुत पावर था गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोलने का, वो सारी के सारी पावर धीरे करके लोगों से छीनती चली गई, और गवर्नमेंट की जो अकाउंटेबिलिटी है वो ख़त्म हो गई, और पॉलिटिकल अनअकाउंटेबिलिटी जैसे टर्म्स हमारे सामने आते हैं. नेक्स्ट इज प्रोटेस्ट अगेंस्ट दी ओन गवर्नमेंट. लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की हम बात करें, कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी जो है, कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने भी, बाकी जो पॉपुलेशन है वो भी, दूसरे जो यूनियंस या रिपब्लिक्स हैं जो कि यूएसएसआर का पार्ट थे, उन नेशंस के लोगों ने भी गोर्बाचेव के अगेंस्ट या जो कम्युनिस्ट रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी रहे उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया. द फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, हमने बिगनिंग में ही ये टॉपिक पढ़ा है. जब हम बिल्कुल वेरी फर्स्ट वीडियो की बात करते हैं चैप्टर के रिगार्डिंग, तो हम देखते हैं कि बर्लिन वॉल जो है एक इम्पॉर्टेंट सिंबल है पूरे कोल्ड वॉर का, या ये देखा जा सकता है कि ईस्ट और वेस्ट अलायंसेस के बीच में मेजर डिफरेंस मेंटेन करने का काम करता है या डिस्टेंस मेंटेन करने का काम करता है बर्लिन वॉल है, जिसे बर्लिन के लोग ही गिरा देते हैं. शिफ्ट ऑफ पावर टू रिपब्लिक, यानी कि जो पावर है वो अब यूएसएसआर की सेंट्रल गवर्नमेंट से धीरे धीरे करके शिफ्ट हो रही थी रिपब्लिक्स की तरफ, यानी कि जो 15 रिपब्लिक नेशंस हैं उनके पास पावर जानी शुरू हो गई. वो नेशंस इंडिपेंडेंट होने लगे, अपने डिसीजंस खुद लेने तैयार कर रहे हैं, अपने लिए सोवरेनिटी की डिमांड कर रहे हैं और गवर्नमेंट उनको सोवरेनिटी दे रही है. ओके, if we'll discuss about the first point, which is like internal weakness of the Soviet political and economical institutions, which failed to fulfill the aspirations of its population. हम लोगों ने प्रीवियस दोनों वीडियोस में या प्रीवियस दोनों टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, तो हमें ये पता चलता है कि 1917 के टाइम पीरियड पर जो यूएसएसआर का फॉर्मेशन हुआ, और जब हम लोग 1989 या 1970s के लेट 1970s तक आते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि धीरे धीरे करके इंटरनली जो सोवियत यूनियन है वो वीक होनी शुरू हो गई है. लोगों की पॉलिटिकल लेवल पर या इकोनॉमिकल लेवल पर जो डिमांड्स हैं वो फुलफिल करना
गवर्नमेंट ने कम कर दिया है या धीरे धीरे करके बंद कर देती है। जैसे कि आप ये कहते हैं कि पॉलिटिकल लेवल पर अकाउंटेबिलिटी ख़त्म हो गई है, इकोनॉमिकल लेवल पर अनएम्प्लॉयमेंट पे गवर्नमेंट ध्यान देना बंद कर देती है, सोशल डेवलपमेंट करने के रिगार्डिंग गवर्नमेंट काम नहीं करती है, या धीरे धीरे करके वो सारे काम जो गवर्नमेंट किया करती थी सब्सिडीज़ के फॉर्म में या किसी अदर फॉर्म में, वो सारे काम गवर्नमेंट धीरे धीरे करके करना बंद कर देती है। और इसके प्लेस पर वो सारा का सारा किसके ऊपर ध्यान लगाती है? अपना मिलिट्री के ऊपर, आर्म्स के ऊपर, सोल्जर्स के ऊपर। एंड सेकेंड पॉइंट, स्टैग्नेशन ऑफ इकोनॉमी। स्टैग्नेशन वर्ड हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी देखा। स्टैग्नेशन का मतलब है एक ऐसा सिचुएशन इकोनॉमी का जहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस से इकोनॉमी चल रही हो, और इकोनॉमी का स्टैग्नेंट हो जाना ये नेक्स्ट स्टेज के बारे में बात करता है, जब हमें ये पता चलता है कि स्टैग्नेंट पोजीशन आने के बाद आपकी इकोनॉमी धीरे धीरे करके वीक होती चली जाएगी, वर्स्ट कंडीशन में जानी शुरू हो जाएगी, और आपके पास जो प्रॉफिट है वो बिल्कुल पहले ही ज़ीरो है, वो माइनस में जाना शुरू हो जाएगा। तो स्टैग्नेशन ऑफ इकोनॉमी लेड टू द शॉर्टेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स। हम लोगों ने लास्ट में भी पढ़ा कि जो गवर्नमेंट है अपने एग्रीकल्चर सेक्टर पर या बाकी प्रोडक्शन के ऊपर काम नहीं ध्यान दे रही है बिल्कुल भी, वो सिर्फ ध्यान दे रही है मिलिट्री के गुड्स के ऊपर और मिलिट्री प्रोडक्शन के रिगार्डिंग। तो कंज्यूमर गुड्स की शॉर्टेज होनी शुरू होती है, क्वालिटी के ऊपर क्वेश्चन शुरू होते हैं, और लोगों की लगातार डिमांड के ऊपर वो हाई प्राइसेस पर गुड्स जो है बाहर से मंगाना शुरू कर देती है। और जो लोग हैं गवर्नमेंट के इस एटीट्यूड के ऊपर ओपनली क्वेश्चन रेज करते हैं, विच वॉज नॉट अलाउड इन द USSR, बट स्टिल पीपल यूज टू आस्क क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट, लार्ज अमाउंट ऑफ इकोनॉमी वॉज यूज्ड ओवर द मेंटेनिंग ऑफ द मिलिट्री, nuclear arsenal, development of satellites, but people of the USSR were aware about the social, economical, political development in the West. They can see the disparities between the both. हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल लेवल पर हर एस्पेक्ट में जो वेस्ट है या जो USA है वो डेवलप कर रहा है, और उनकी मिलिट्री भी स्ट्रॉन्ग है। और हमारे यहाँ पर या जो USSR है वहाँ पर सिर्फ मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए, टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की सेक पर इकोनॉमिकल एस्पेक्ट को इग्नोर किया जा रहा है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट को इग्नोर किया जा रहा है, लोगों की जो बेसिक कंज्यूमर गुड्स है उसकी डिमांड या उनके एस्पिरेशंस को फुलफ़िल करने को इग्नोर किया जाता है, और लोगों को डिफरेंस दिखना शुरू होता है वेस्ट के बीच में और ईस्ट के बीच में। वेस्ट का मतलब यहाँ पर USA से है और ईस्ट का मतलब यहाँ पर USSR से है। फोर्थ पॉइंट, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैग्नेशन इन USSR। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा था कि जो स्टैग्नेशन वर्ड हम इकोनॉमी के लिए यूज़ कर रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा जब हम लोग स्टैग्नेशन वर्ड पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी यूज़ करेंगे, यानी कि गवर्नमेंट किसी भी तरीके से लोगों की डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए काम नहीं कर रही है। 70 years old कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वॉज नॉट अकाउंटेबल टू इट्स पीपल। शुरुआत में एक टाइम था जब वो अकाउंटेबल थी, पर बाद में आते आते जब कोल्ड वॉर शुरू होता है, अपने पीक पर होता है, तब वो अकाउंटेबिलिटी धीरे करके कम होनी शुरू हो जाती है। दे फेल्ट दैट देयर गवर्नमेंट इज स्लो, स्टिफलिंग, बिल्कुल डल हो चुकी है, करप्ट है, करेक्शंस की कोई मिस्टेक्स नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन विलिंग ही नहीं है ओपननेस लाने के लिए, काम करने के लिए, और जो सारी की सारी पावर है वो सेंट्रलाइज्ड है रशिया के ऊपर, और वो एक अथॉरिटी की तरह काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट, गोर्बाचेव्स रिफॉर्म promised that his reforms will be able to catch up with the West with the help of his two policies which were known as the Petraiska and the Glasnost। हम लोग ये मतलब गोर्बाचेव जो रिफॉर्म्स लेकर आता है पॉलिटिकल लेवल पर, इकोनॉमिकल लेवल पर, वो एक सेक पर है कि हम जल्दी ही वेस्ट की तरह डेवलप करना शुरू कर देंगे। पर हम लोगों ने उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स जो हैं लास्ट वीडियो में देखे हैं, किस तरीके से जब ओपननेस आती है, रीस्ट्रक्चर किया जाता है इकोनॉमी को, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को, तो लोग कैसे उसका फ़ायदा उठाना शुरू करते हैं और धीरे धीरे करके अपने आप को डेमोक्रेटिक गवर्निंग सिस्टम की तरफ और कैपिटलिस्ट गवर्निंग सिस्टम की तरफ ज़्यादा मोल्ड करना शुरू करते हैं, या फिर ये कहते हैं कि ज़्यादा उनका जो ध्यान है वो वेस्ट के डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा रहता है।
अंडर दिस ही लूजन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बट पीपल टुक एडवांटेज ऑफ इट, यानी कि एक बार गोर्बाचेव अपने रिफॉर्म्स की हेल्प से सिस्टम को लूज कर देता है, अपना कंट्रोल धीरे धीरे करके, मतलब जो उसका टाइट कंट्रोल है उसे लूज कर रहा है, और लोग क्या कर रहे हैं, उसका एडवांटेज उठा रहे हैं, और उसी एडवांटेज के चलते उसकी पॉलिटिकल पार्टी, उसकी ही पॉलिटिकल पार्टी के लोग और आम जो पॉपुलेशन है वो उसे क्रिटिसाइज करना शुरू करती है बार बार लगातार। हम लोग 6 पॉइंट को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। People from his own political party were disappointed and impatient with his methods or the reforms। मतलब लोगों को क्या चाहिए कि जल्दी जल्दी चेंजेस आए, जल्दी जल्दी जो डेवलपमेंट जैसा वेस्ट में हो रहा है वैसा उनको भी जल्दी जल्दी मिलना शुरू हो जाए, तो एकदम से ओवरनाइट चेंजेस नहीं होंगे। बट जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, जो आम जनता है, वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट रहती है, और इसी वजह से जो डिसअपॉइंटमेंट का लेवल है वो धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो जाता है। Policies did not benefit in the way they had hoped and they benefited too slowly, यानी कि जिस हिसाब से, जिस स्पीड से वो बेनिफिट के रिगार्डिंग प्लान करते हैं या प्लानिंग की जाती है पॉलिसीज़ की, वो उस तरीके से बेनिफिट नहीं देती, और जिस स्पीड से वो बेनिफिट की डिमांड कर रहे हैं उसके कंपेयर में वो बहुत ज़्यादा स्लो रहता है। And people from his own political party, they felt that their power and the privileges were eroding, and Gorbachev was moving too quickly. In this tug of war, Gorbachev lost support on all sides and divided public opinion। ओके बेटा, जब हम लोग बात कर रहे हैं ना पॉइंट नंबर 6 की, तो हमें ये पता चलता है कि जो गोर्बाचेव है और उसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रही हैं कि यूएसएसआर के लोगों को बेनिफिट्स मिले, और जिस पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल बेनिफिट्स की वो डिमांड करने की कोशिश कर रहे हैं वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर वो जल्दी कैचअप कर लें। बट लोगों का जो एक डिमांड है कि हमें सारे बेनिफिट जल्दी मिलने चाहिए, या फिर आप एक ये चीज़ भी कह सकते हैं कि जो पॉलिसी है या जो कम्युनिस्ट पार्टी है अब तक वो कैसे काम करती आई है, अब तक वो काम कर रही है बहुत ज़्यादा रिजिड होकर, बहुत ज़्यादा अथॉरिटी के साथ, और गोर्बाचेव एक ऐसे पर्सन सामने आते हैं सिस्टम के अंदर जो रिजिडिटी या अथॉरिटी को ख़त्म कर कर ओपननेस लाने की शुरू करते हैं, सिस्टम को रीस्ट्रक्चर करने की बात करते हैं। तो दोनों बातें समझने की कोशिश कीजिए कि एक तरफ पार्टी चाहती है कि जो रिजिडिटी है, जो कंट्रोल है वो बना रहे, और वो नहीं चाहते कि जिस तरह से गोर्बाचेव पॉलिसीज़ को लूजन करते जा रहे हैं और धीरे धीरे करके जो अपना कंट्रोल है, पार्टी का कंट्रोल है सिस्टम पर, वो ख़त्म नहीं करना चाहते। और दूसरी तरफ जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हमें ओपननेस मिले, हमें डेमोक्रेसी मिले, हमें उसके हिसाब से राइट्स मिलने चाहिए। वो सब चीज़ें गवर्नमेंट के बीच में और लोगों की एस्पिरेशंस या डिमांड्स के बीच में एक टग ऑफ वॉर है। एक मतलब एक ना टग ऑफ वॉर, आपको पता है गेम खेलते हैं, इसमें रस्सी खींचने का जो एक वॉर है वो चल रहा है। और अगर हम लोग इस वॉर के विनर की बात करते हैं तो कम्युनिस्ट पार्टी जो कि 70 ईयर्स से सिस्टम को रूल कर रही है वो हार जाती है। लोगों की जो एस्पिरेशंस है डेमोक्रेसी को लाने का या फिर जो सिस्टम को डेवलप करने का, रिपब्लिक्स या जो यूनियंस हैं उनका अलग हो जाने वाला जो डिमांड है, वो सारी की सारी डिमांड्स फुलफिल हो जाती हैं। अब हम लोग जब 7th पॉइंट की बात करते हैं तो वी हैव सीन दैट पीपल दोज who supported Gorbachev and his policies, they felt that he did not adequately defend his own policies, क्योंकि उसकी पॉलिटिकल पार्टी उसकी हेल्प ही नहीं कर रही है, और वो अकेला तो पूरे गवर्नमेंट के अगेंस्ट या अपनी पार्टी के अगेंस्ट लोगों के बिल्कुल फेवर में काम करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाता। नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ द लास्ट वन, many nations of the USSR raised voice for the sovereignty। बेटा sovereignty का मतलब हमको पता है, हमने लास्ट वीडियो में भी देखा और 11th क्लास में आपने ये टर्म बहुत बार पढ़ा है, जहाँ पर हम कह रहे हैं कि नेशंस के पास जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो खुद की होती है, वो अपनी गवर्नमेंट खुद बनाते हैं, सोवरेनिटी की डिमांड करते हैं। और जो ज़्यादातर जो वॉइसेस है वो आती है रशिया से, यूक्रेन से, लिथुआनिया से, जॉर्जिया से या एस्थोनेशिया है, वहाँ से ज़्यादातर डिमांड आनी शुरू होती है। और ये जो नेशंस है ज़्यादातर कहाँ के हैं, ईस्ट यूरोपियन नेशंस है, जहाँ से डिमांड सबसे पहले आनी शुरू होती है, क्योंकि वही वो एक ग्रुप है जो कि सबसे ज़्यादा वेस्ट यूरोप के अंदर डेवलपमेंट देख रहा है, और वो ही चाहता है ज़्यादातर
कि जो वेस्ट यूरोप में डेवलपमेंट है वो हमारे यहाँ पर भी हो। एंड इट वॉज नॉट इमीडिएट कॉज फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द USSR। अब आप ये चीज़ याद रखें कि ये सारे के सारे जो रीजंस हैं जो हमने पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 8 में पढ़े हैं, जब बेटा सब इन पॉइंट्स की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि 1978 में कुछ हुआ, 1989 में कुछ हुआ और 2 सालों के अंदर अंदर पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो ख़त्म होना शुरू हो गया, लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं वो गवर्नमेंट ने फुलफिल करनी बंद कर दिया, कोई और रीजंस होने स्टार्ट हो गए। ये जो डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस है सडनली नहीं हुआ है, धीरे धीरे करके लोगों के एस्पिरेशंस बंद होनी शुरू हुई, डिमांड जो है फुलफिल होनी बंद हो गई, या फिर धीरे धीरे करके गवर्नमेंट ने अपनी इकोनॉमी के ऊपर से, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर से, सोशल डेवलपमेंट वाले एस्पेक्ट के ऊपर से अपना जो अमाउंट है लेकर दूसरे मिलिट्रिकल एस्पेक्ट में देना स्टार्ट कर दिया, या धीरे धीरे करके रशिया ने पावर के ऊपर डोमिनेंस दिखाना स्टार्ट किया, सेंट्रलाइजेशन करना शुरू किया पावर का। तो ये सब चीज़ें हमें पता चलती हैं कि ये जो पूरा प्रोसेस है डिसइंटीग्रेशन का, इट वाज क्वाइट स्लो, और स्लोली लोगों का एस्पिरेशंस या उनका जो डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस है USSR का वो स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा जो हम लोग बात करेंगे तो वो हमारे पास आएगा कि USSR क्या था, हमने देख लिया। लास्ट लीडर जो थे वो हमने देख लिए, उन्होंने क्या क्या पॉलिसीज़ बनाई उनके बारे में हमने देख लिया। हमने वो रीज़न समझने की कोशिश कर ली है जिसकी वजह से जो डिसइंटीग्रेशन है वो हुआ है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हम डिसइंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं पर्टिकुलर, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने की कोशिश करेंगे कि जब सेकेंड मोस्ट पावरफुल नेशन टूटकर बिखर चुका है, कोल्ड वॉर ख़त्म होने की बिल्कुल प्रोसेस आ गया है कि अब कोल्ड वॉर ख़त्म हो जाएगा, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस या उसके रिजल्ट्स क्या हैं। एंड थैंक यू सो मच। हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हम उनके ऊपर काम करेंगे।